तारीख 8 मार्च 2014। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370, जिसे लोग आकाश का राजा कहा करते थे, कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भर चुकी थी। यह बोइंग 777 विमान था, जिसमें 225 यात्री और 9 क्रू मेंबर यानी कुल 234 लोग सवार थे। रात के 12:41 बज रहे थे। विमान दक्षिण चीन सागर के ऊपर करीब 8,300 फीट की ऊंचाई पर शांति से उड़ रहा था। कमान अनुभवी कैप्टन जहारी अहमद शाह के हाथों में थी और उनके साथ को पायलट फारिक अब्दुल हमीद अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रहे थे। कॉकपिट में सब कुछ सामान्य था। बाहर सितारों से भरा आसमान था, नीचे गहरा समंदर। कुछ यात्री सो रहे थे, कुछ अपनी मंजिल के सपने देख रहे थे और कुछ हेडफोन लगाए संगीत सुन रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह उनकी जिंदगी की सबसे भयानक रात होने वाली है। लगभग 1 घंटे बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार पर एक छोटा सा मैसेज फ्लैश हुआ, टेक्निकल फॉल्ट। विमान की कुछ मशीनें अचानक काम करना बंद कर चुकी थीं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक एक करके विमान के ज्यादातर सिस्टम फेल होने लगे और फिर कॉकपिट के अंदर एक हल्का सा धमाका हुआ। एक अजीब गंध वाली गैस तेजी से फैलने लगी। यह एक जहरीली गैस थी जिसने दोनों पायलटों को कुछ ही सेकंड में बेहोश कर दिया। वे ATC को इमरजेंसी मैसेज भेजने की कोशिश ही कर रहे थे कि विमान रडार की दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो गया। कॉकपिट का दरवाजा अंदर से बंद था, बाहर से खोलने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही यात्रियों को झटके महसूस हुए, प्लेन के अंदर चीख पुकार मच गई। लोगों ने कॉकपिट का दरवाजा तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह लोहे की दीवार की तरह मजबूत था। अब प्लेन ऑटो पायलट मोड पर था, पूरी रफ्तार से एक अनजान दिशा में उड़ता जा रहा था। विमान में करीब 49,100 किलो फ्यूल था, जो उसे लगभग 8 घंटे तक हवा में रख सकता था। धीरे धीरे जहरीली गैस केबिन में भी फैलने लगी और एक एक करके यात्री बेहोश होने लगे। घंटों तक वह बेकाबू विमान एक भूत की तरह अनजान समंदर के ऊपर उड़ता रहा। सुबह 5:40 पर लगभग 5 घंटे की बेहोशी के बाद कॉकपिट में कैप्टन जहारी को होश आया। उनका सिर दर्द से फटा जा रहा था। जब उन्होंने बाहर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। चारों ओर जहां तक नजर जा रही थी, सिर्फ नीला समंदर। दूर दूर तक जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं। डैशबोर्ड पर जलती बत्तियां बता रही थीं कि प्लेन का फ्यूल कुछ ही मिनटों में खत्म होने वाला है। अब उनके सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, मौत। कांपते हाथों से उन्होंने इंटरकॉम पर घोषणा की, हम क्रैश करने वाले हैं। इस आवाज ने बेहोश पड़े यात्रियों को जगा दिया। प्लेन के अंदर का दृश्य दिल दहला देने वाला था। लोग चीख रहे थे, रो रहे थे। कोई अपने भगवान को याद कर रहा था, कोई अपने बच्चों की तस्वीरें सीने से लगाए बैठा था। कैप्टन ने पूरी हिम्मत लगाकर प्लेन को पानी पर उतारने की कोशिश की, लेकिन यह लगभग नामुमकिन था। सब समझ चुके थे, उनके जीवन के बस कुछ ही पल बचे हैं। धीरे धीरे प्लेन के अंदर सन्नाटा छा गया। लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और आंखें बंद करके मौत का इंतजार करने लगे। समंदर से टकराने से ठीक 1 मिनट पहले हवा में सिर्फ सिसकियों की आवाज थी, जो बता रही थी कि 234 जिंदगियां एक साथ खत्म होने वाली हैं। कैप्टन ने आखिरी निर्देश दिया, सब लोग लाइफ जैकेट पहन लो और दरवाजे के पास आ जाओ। एक एक करके लोग कांपते हुए समंदर में कूदने लगे और जैसे ही आखिरी इंसान कूदा, विमान एक जोरदार धमाके के साथ समंदर में समा गया। आग का एक गोला उठा और प्लेन के हजारों टुकड़े पानी में बिखर गए। कैप्टन जहारी और को पायलट फारिक उस दुर्घटना में मारे गए, लेकिन बाकी यात्री जिंदा थे। वे टूटे हुए मलबे को पकड़कर ठंडे भयानक समंदर में तैर रहे थे। हर टुकड़े पर 10-10 लोग किसी तरह चिपके हुए थे, इस उम्मीद में कि शायद कोई उन्हें बचा ले। लेकिन चारों ओर सिर्फ मौत का समंदर था और लहरें उन्हें एक अनजान भविष्य की ओर बहा रही थीं। समंदर की बेरहम लहरें उन लोगों को किसी खिलौने की तरह इधर उधर बहा रही थीं। पहला ही दिन भूख, प्यास और ठंड का इम्तिहान लेकर आया। ठंडे पानी में घंटों तैरने के बाद 10 लोगों ने दम तोड़ दिया। बाकी बचे लोग किसी तरह खुद को संभाल रहे थे, एक दूसरे को हिम्मत दे रहे थे।
हर कोई यही सोच रहा था, हम बचेंगे, हमें बचना ही होगा। पूरी रात उन्होंने चांदनी में काटी, मौत को पीछे छोड़ने की जिद के साथ। सुबह होते ही यात्रियों में से एक व्यक्ति, जिसका नाम मयंक था, अपने पास रखी दूरबीन से चारों ओर देखने लगा। जमीन, बस जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा। और तभी किस्मत ने जैसे एक पल के लिए उनका साथ दिया। सुबह की पहली किरण के साथ मयंक की आवाज गूंज उठी, जमीन है, सामने जमीन है। सबने उस दिशा में देखा। वह कोई बड़ा द्वीप नहीं था, बस समंदर के बीच रेत का एक छोटा सा टुकड़ा, जैसे किसी ने गलती से वहां छोड़ दिया हो। लेकिन उस वक्त वह छोटा सा टुकड़ा उन्हें जन्नत जैसा लग रहा था। बची खुची ताकत जुटाकर सब लोग उस द्वीप की ओर बढ़ने लगे। कई घंटों की जद्दोजहद के बाद जब वे किनारे पहुंचे तो उनकी उम्मीद एक भयानक सच्चाई से टकरा गई। वह द्वीप सिर्फ 83 मीटर के गोलाकार इलाके में फैला हुआ था, इतना छोटा कि एक कोने से दूसरे कोने तक आप दौड़ भी नहीं सकते। द्वीप पर सिर्फ 2 नारियल के पेड़ थे, चारों ओर बस रेत, ना कोई जंगल, ना कोई जानवर और ना ही पीने के पानी का कोई स्रोत। 200 से ज्यादा लोगों के लिए यह जगह किसी खुली जेल से कम नहीं थी। एक ऐसी जेल जो किसी भी वक्त समंदर की एक बड़ी लहर के नीचे समा सकती थी। अब उन्हें समझ आ गया था, वे फंस चुके थे एक ऐसी जगह पर जहां जिंदगी मौत से भी ज्यादा डरावनी होने वाली थी। उन्होंने घायलों की देखभाल शुरू की, अपने कपड़े फाड़कर पट्टियां बनाई, लेकिन हर किसी के मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, हम यहां जिंदा कैसे रहेंगे? दूसरे दिन की सुबह सूरज आग उगल रहा था। धूप से बचने के लिए लोगों ने अपने सिर पर कपड़े बांध लिए। अब असली लड़ाई शुरू हुई थी, प्यास की लड़ाई। कुछ लोगों ने मजबूरी में नमकीन समंदर का पानी पी लिया और उनकी हालत और बिगड़ गई। सबकी नजरें उन 2 नारियल के पेड़ों पर टिकी थीं, लेकिन उन पर चढ़ना जान जोखिम में डालने जैसा था। एक नौजवान ने हिम्मत दिखाई। अपनी बेल्ट की मदद से वह पेड़ पर चढ़ने लगा। कई बार फिसलने के बाद आखिरकार वह कुछ नारियल तोड़ने में कामयाब हो गया, लेकिन वह नारियल 200 लोगों के लिए ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर थे। यहीं से लोगों के बीच तनाव की पहली चिंगारी भड़की। तय हुआ कि पहले बच्चों और घायलों को पानी मिलेगा। रात में जब ठंडी हवाएं चलीं, तो सबने लाइफ जैकेट और सीट कुशन से एक गोल घेरा बना लिया। सब एक दूसरे से सटकर सोए ताकि शरीर की थोड़ी सी गर्मी बची रहे। अगले दिन उन्होंने रेत पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, SOS प्लेन के चमकदार टुकड़ों को इस तरह रखा गया कि सूरज की रोशनी पड़ते ही वे दूर से चमके, शायद किसी की नजर पड़ जाए। उन्होंने मलबे से तार, पाइप और सीट बेल्ट इकट्ठा किए। एक नियम बना, पानी सबसे पहले। बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए प्लास्टिक शीट से टेंट जैसी संरचना बनाई गई। सब जानते थे, यहां हर एक बूंद जिंदगी और मौत के बीच का फर्क थी। चौथे दिन जब समुद्र की लहरें पीछे हटीं, तो रेत में छोटे छोटे गड्ढों में कुछ केकड़े और शंख दिखाई दिए। लोगों की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। प्लेन के नुकीले टुकड़ों से चाकू बनाया गया। सीट बेल्ट की मदद से एक छोटा जाल तैयार किया गया। उस दिन पहली बार उन्होंने आग पर पका हुआ खाना खाया। पत्थर गर्म किए गए और उन पर केकड़ों को सेका गया। खाना बहुत कम था, लेकिन उम्मीद जिंदा थी। धीरे धीरे जिंदगी उस छोटे से द्वीप पर एक भयानक रूटीन में बदलने लगी थी। हर सुबह एक नए डर के साथ होती थी, आज कौन जिंदा रहेगा और कौन नहीं। दिन बीतते गए। भूख, प्यास और धूप ने शरीर को तोड़ना शुरू कर दिया। घाव सड़ने लगे, इन्फेक्शन फैलने लगा। एक दिन एक आदमी की मौत सिर्फ एक छोटे से घाव की वजह से हो गई। यह दुर्घटना के बाद बीमारी से होने वाली पहली मौत थी और यहीं से डर ने लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लिया। नेतृत्व को लेकर मतभेद शुरू हो गए। लोग 2 गुटों में बांटने लगे। एक गुट का कहना था, सबको बराबर खाना और पानी मिलना चाहिए। दूसरा गुट बोला, जो ज्यादा मेहनत करता है उसे ज्यादा मिलना चाहिए। धीरे धीरे द्वीप के 2 अलग अलग कोने बन गए। बातचीत कम होती गई, भरोसा टूटने लगा। एक दिन समंदर की लहरों के साथ एक बड़ा कछुआ किनारे पर आ लगा। कई हफ्तों बाद लोगों को मांस का एक बड़ा स्रोत मिला था, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। कछुए को बांटने को लेकर
दोनों गुटों में इतनी भयानक लड़ाई हुई कि वह कछुआ बर्बाद हो गया और किसी को ढंग से खाने को भी नहीं मिला। उस दिन द्वीप पर इंसानियत हार गई। भूख और हताशा लोगों को जानवर बना रही थी। 2 महीने बीत चुके थे। 234 लोग अब सिमटकर लगभग 100 के आसपास रह गए थे। मौत अब डरावनी नहीं रही थी, वह रोज की आदत बन चुकी थी। हर सुबह लोग उठते और देखते, रात में कौन मर गया। इसी अंधेरे में उम्मीद की एक छोटी सी किरण फूटी। एक दिन आसमान में दूर एक जेट विमान की पतली सी लकीर दिखाई दी। सब लोग पागलों की तरह चिल्लाने लगे, अपने बनाए हुए रिफ्लेक्टर से सिग्नल देने लगे, आग जलाकर धुआं उठाने की कोशिश की, लेकिन वह विमान बहुत दूर था, बहुत ऊंचा था। कुछ ही मिनटों में वह नजरों से ओझल हो गया। उम्मीद जो एक पल के लिए जगी थी, फिर से समंदर में डूब गई। इस घटना ने लोगों को अंदर से तोड़ दिया। कुछ लोग अपना मानसिक संतुलन खोने लगे, कुछ चुप हो गए, कुछ ने बोलना ही बंद कर दिया। देखते देखते 1 साल बीत गया। अब द्वीप पर लगभग 70 लोग बचे थे। वे खुद को द्वीप के लोग कहने लगे थे। बाहरी दुनिया की यादें धुंधली पड़ने लगी थीं। जो बच्चे उस हादसे के समय छोटे थे, अब किशोर हो चुके थे। उनके लिए यही द्वीप पूरी दुनिया था। उन्होंने नारियल के रेशों से रस्सियां बनानी सीख लीं, खोल से बर्तन बनाए, मौसम के संकेत पहचानने लगे। दूसरे साल के अंत में पहली बार उनके लगाए गए नारियल के पेड़ में फल आया। उस दिन द्वीप पर त्योहार जैसा माहौल था। लगा जैसे जिंदगी फिर से पटरी पर लौट रही है। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। चौथे साल द्वीप पर पहला बच्चा पैदा हुआ, लेकिन कुपोषण से जूझ रही मां का बच्चा कुछ ही दिनों में मर गया। एक और झटका। समय बीतता गया, लोगों की भाषा बदली, सोच बदली, रहने का तरीका बदल गया। पुरानी पीढ़ी एक एक करके मरती गई। नई पीढ़ी बड़ी होने लगी, जिसे पुरानी दुनिया की कोई याद नहीं थी। छठे साल नई पीढ़ी के बीच सत्ता को लेकर संघर्ष शुरू हो गया। नारियल के पेड़ों पर किसका हक होगा? लड़ाइयां फिर शुरू हो गई। इतिहास खुद को दोहरा रहा था। 7वें साल एक नई और भयानक समस्या सामने आई। द्वीप की रेतीली मिट्टी अपनी उर्वरता खोने लगी थी। नारियल के पेड़ कमजोर पड़ने लगे, फल कम होने लगे। 8वें साल भोजन की कमी फिर लौट आई। भूख और कुपोषण ने लोगों को अंदर से खोखला कर दिया। छोटा सा घाव भी अब जानलेवा हो जाता था। तूफानों ने द्वीप के किनारों को काटना शुरू कर दिया। 83 मीटर का वह घर और छोटा होता जा रहा था। एक भयानक तूफान में 2 में से एक नारियल का पेड़ जड़ से उखड़ गया। यह सिर्फ एक पेड़ का गिरना नहीं था, यह उनके अस्तित्व का टूटना था। अब उनके पास सिर्फ एक पेड़ बचा था। लोगों ने द्वीप छोड़ने की कोशिश की। मलबे से नावें बनाई गईं, लेकिन समंदर की बेरहम लहरों ने हर कोशिश को नाकाम कर दिया। 10वें साल तक द्वीप पर 30 से भी कम लोग बचे थे। वे बूढ़े, कमजोर और थके हुए थे। उन्हें पता था नए पेड़ लगाने का कोई मतलब नहीं, वे उसका फल देखने तक जिंदा नहीं रहेंगे। निराशा सब पर हावी हो चुकी थी। कुछ लोग चुपचाप समंदर में उतर जाते और फिर लौट कर नहीं आते। सूखा पड़ा, तूफान आए, पानी के स्रोत खत्म हो गए। भूख और प्यास से लोग एक एक करके मरने लगे। अब द्वीप कब्रिस्तान बन चुका था। 11वें साल द्वीप पर सिर्फ एक इंसान जिंदा बचा था, मायांक, जिसने पहली बार दूरबीन से इस द्वीप को देखा था। वह बूढ़ा हो चुका था, कमजोर, अकेला। हर दिन वह उस बचे हुए नारियल के पेड़ को देखता और फिर उन कंकालों को जो कभी उसके अपने थे। एक सुबह वह उस छोटे से पौधे के पास गया जो कभी फल नहीं दे पाया। वह उसके नीचे लेट गया, आंखें बंद की और अपने 11 साल के उस भयानक सफर को याद किया। धीरे धीरे उसकी सांसें थम गईं। द्वीप पर आखिरी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। सालों बाद एक टूरिस्ट बोट भटकते हुए उस द्वीप के पास पहुंची। जो उन्होंने देखा उसने सबकी रूह हिला दी। पूरा द्वीप इंसानी कंकालों से भरा था। एक कंकाल के पास एक टूटा हुआ फोन पड़ा था जिस पर खरोंच कर लिखा था, हम MH370 से हैं। और एक कंकाल का हाथ एक सूखे पौधे की टहनी में फंसा था, जैसे कह रहा हो, हम आखिरी सांस तक लड़े थे। वे 234 लोग प्लेन क्रैश में बच गए थे, लेकिन जिंदगी ने उन्हें उससे भी भयानक मौत दी।